गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग, आप लोग? चलिए, तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है और आप इसका एडवांटेज भी ले रहे हैं डेफिनेटली। महा मैराथन सीरीज, मैराथन नहीं दोस्तों, महा मैराथन सीरीज शुरू हो चुकी है जीपैट 2024 एग्जाम के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन को स्पीड देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को एक शेप देने के लिए और आपके आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए जीडीसी लेकर आया है महा मैराथन सीरीज, जिसमें ना केवल 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, मोर देन 10,000 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि हर रात 9 बजे ये आपको महा मैराथन सीरीज का लेक्चर आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ एक डेफिनेट टॉपिक्स आपके जैसे ही कवर होंगे, आपको उससे रिलेटेड टेस्ट भी लिया जाएगा। दोस्तों, टेस्ट के लिए आपको हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। तो यूट्यूब के लिए आपको, टेस्ट के लिए हमारे यूट्यूब उसके लिए आपको हमारी क्लासेस, जो जीडीसी क्लासेस ऐप है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको वहां पर आपका टेस्ट मिल जाएगा। और डेफिनेटली आप इस तरीके से क्लास पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स के इसमें ज्यादातर देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, इसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप एमसीक्यूज करेंगे, आपको कंसेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको उसके उसके बाद जब टेस्ट अटेंड करेंगे, उसके बाद जब आप टेस्ट अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको उन एमसीक्यूज में आपको फायदा होने वाला है, उन एमसीक्यूज में आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, जो कि आप यहां से कंसेप्ट तैयार करके लेकर जाएंगे। तो डेफिनेटली ये महा मैराथन सीरीज एक रिवॉल्यूशनरी सीरीज है, एक क्रांतिकारी सीरीज है, एक क्रांतिकारी कह सकते हैं कि एक आप लोगों के लिए हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास है, जिससे ना केवल आपको जीपैट की तैयारी में हेल्प मिलेगी, बल्कि अपना अपना टारगेट अचीव करने में काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो आज मैं आपके सामने डॉक्टर अमित वर्मा लेकर आया हूं पार्ट 6, जिसमें टॉपिक होने वाले हैं, जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टेट ऑफ मैटर, माइक्रोमैरिटिक्स, कोलॉइडल एंड कोज डिस्पर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की महा मैराथन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 251 और इस लेक्चर का, इस आज के टॉपिक का, या कह सकते हैं आज के पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो ये लिया गया क्वेश्चन आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। और पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1, 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे आपको। तो डेफिनेटली आपको यहां पर अपना जो चैप्टर है, ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना है। तो डेफिनेटली आपको आपकी तैयारी करने में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 को देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए पहले क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट से शुरू हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमें कीवर्ड देखना है। कीवर्ड क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। यूजुअली दे आर, ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। यूजुअली दे आर एनाइसोट्रॉपिक, they tend to flow when subjected to sufficient pressure, considered as supercooled fluid, they do not have definite melting point। तो चलिए आंसर पर जाने से पहले हमें ऑप्शंस को रॉन्ग करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं। तो यहां पर सबसे पहला they tend to flow when subjected to sufficient pressure, ये तो आपका सही है, लेकिन हमें क्या रॉन्ग देखना है। तो ये राइट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो राइट है, पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग ऑप्शन है। कंसीडर, क्योंकि अमॉर्फस जो होते हैं उनके ऊपर हम जैसे ही प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब फ्लो प्रॉपर्टी अमॉर्फस सब्सटेंसेस की अच्छी होती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड फ्लूइड, जी हाँ बिल्कुल, अमॉर्फस का दूसरा नाम ही होता है सुपर कूल्ड लिक्विड या फ्रीज लिक्विड फॉर्म। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट ऑप्शन रॉन्ग है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ बिल्कुल सही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनकी मेल्टिंग रेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर हमारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। यस,
तो ये यहां पर बी, सी और डी ये तीनों के तीनों क्या है, रॉन्ग ऑप्शंस है, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट है। रॉन्ग ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है, रॉन्ग। तो यहां पर ऑप्शन ए पर चलते हैं, तो डेफिनेटली अब आंसर तो हमारा ए ही हो जाएगा। यूजुअली दे आर एनाइसोट्रोपिक। जी हाँ, दे क्या, ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, ना कि एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये अगर क्रिस्टलाइन के लिए होता तो ये सही था, लेकिन यहां पर एमॉर्फस के लिए पूछा गया है कि एमॉर्फस क्या एनाइसोट्रोपिक होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते एमॉर्फस। एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है, जी मतलब करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। चलिए देखते हैं, आंसर चेक करते हैं, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। करेक्ट आंसर ए है, और ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं जो कि हमारी जीपैड मंत्रा बुक के वॉल्यूम फर्स्ट के पेज नंबर 185 पर आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, और ये अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेटली आपको इस बुक से बहुत कुछ मिलने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जीपैट मंत्रा बुक में आपको मिल जाएंगे। अभी अगर आपने इस बुक को परचेज नहीं किया है तो तुरंत परचेज कर डालिए दोस्तों। ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टूल होने वाली है आपकी जीपैट की स्टडी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मैच द फॉलोइंग फॉर द पार्टिकल साइज मेथड। चलिए पार्टिकल साइज मेथड के यहां पर क्या होता है, साइज रेंज पूछा जाता है। देखिए पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड यूज करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, मैकेनिकल शेकर एक्चुअल में सीविंग मेथड है, एंडरसन पिपेट मेथड, काउल्टर करंट मेथड। तो हम यहां पर अगर आपको एक या दो के बारे में भी पता है, एक या दो के बारे में भी पता है, तो आप डेफिनेटली इससे आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर यदि हम देखें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का जो साइज रेंज, मेजरमेंट साइज रेंज होता है वो कितना होता है, 0.2 से 100 माइक्रोन। ये हमें पता है, मुझे पता है, हो सकता है आपको चारों पता हो, लेकिन मैं अपना बोल रहा हूं, मुझे पता है। ठीक है, मैच दी कॉलम को कैसे क्रैक करते हैं मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहां पर देखिए Q4 उसको P में फर्स्ट किस में है, B और C में है, तो A और D पर विचार ही नहीं करना हमें, इनकरेक्ट हो। अब मैकेनिकल शेकर मतलब सीविंग, तो सीविंग के बारे में अगर देखें, थोड़ा सा सीव जो मेथड होती है बड़े साइज के पार्टिकल को मेजर करती है। तो यहां पर बड़े साइज के पार्टिकल कौन दिख रहा है, ये वाले। तो यहां पर Q का हो जाएगा 4। तो Q4 कहां पर दिख रहा है, बढ़िया ये दिख रहा है, क्योंकि Q4 इसमें है नहीं है, क्योंकि इसमें Q3 है। R2 एंडरसन पिपेट मेथड 1 to 200 माइक्रोन, काउल्टर करंट मेथड आपका 0.5 to 500 माइक्रोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ये आपको साइज रेंज याद रखनी रहेगी, साइज रेंज आपको याद रखनी होंगी। किसके लिए, किसके लिए साइज रेंज याद रखनी होंगी आपको, स्पेशली अगर हम बात करें जो आपके पार्टिकल साइज मेजरमेंट की मेथड जो माइक्रोमेटिक्स में आप पढ़ते हो, तो उसकी साइज रेंज आपको याद रखनी होंगी डेफिनेटली। तो चलिए क्वेश्चन इसका आंसर तो आपने देख लिया कि आंसर क्या है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको और देखते हैं। इस क्वेश्चन का पॉसिबल जो आंसर है वो मैंने तो दे दिया है, आप लोगों ने भी लगा दिया है। मुझे पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दिया वो भी मुझे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आगे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आंसर बी है, जो कि मैंने भी दिया और आपने भी दिया बी आंसर। चलिए इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहां पर ये आपकी डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स हैं, आपकी जो कह सकते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं, उनका आप देख पा रहे होंगे यहां पर साइज रेंज। साइज रेंज मतलब इतने साइज के पार्टिकल को ये मेजर कर सकते हैं। साइज रेंज का मतलब क्या होता है कि इतने साइज के पार्टिकल को ये मेजर कर सकते हैं। साइज रेंज उसको बताता है कि आपका जो माइक्रोस्कोपी मेथड होती है, माइक्रोस्कोपी मेथड में अगर हम बात करें कौन कौन सी मेथड आती है आपकी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड आती है, टेम मेथड आती है, और आपकी सेम मेथड भी आती है, टेम सेम और लाइट माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आएगी। इसके अलावा सीविंग मेथड भी है, इसके अलावा सेडिमेंटेशन मेथड भी है, और कंडक्टिविटी मतलब काउंटर काउंटर मेथड। तो माइक्रोस्कोपी के अलग अलग हैं। हमारे ऑप्शन में 0.2 to 100 दिया हुआ था, सीविंग में आप देखेंगे 50 to 500 माइक्रोन, सेडिमेंटेशन में 1 to 200 माइक्रोन, और कंडक्टिविटी में 0.5 to 500 माइक्रोन तक के साइज के पार्टिकल को मेजर करने की कैपेबिलिटी होती है। लाइट माइक्रोस्कोप 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत मतलब बारीक साइज के पार्टिकल को मेजर कर सकता है, 0.01 से 1000 माइक्रोन मीटर, और आपका ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप 0.1 से 0.001 माइक्रोन साइज के पार्टिकल को मेजर करने में कैपेबल होता है। इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है।
सीविंग मेथड के लिए मैकेनिकल शेकर, सेडिमेंटेशन के लिए एंडरसन पिपेट मेथड और कंडक्टिविटी मेथड के लिए काउंटर काउंटर या रोइको या HIC इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फ एसिटामाइड, सल्फ एसिटामाइड का क्रिस्टल फॉर्म पूछा गया बच्चों। तो ऑप्शन ए रोम्बोहेड्रल, ऑप्शन बी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन सी मोनोक्लिनिक और ऑप्शन डी ट्राइक्लिनिक। तो यहां पर जो सल्फ एसिटामाइड होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ओपन पैकिंग टाइप का होता है। ये दो तरह की पैकिंग होती है, ओपन पैकिंग और क्लोज पैकिंग। ओपन पैकिंग का मतलब होता है कि पोरोसिटी ज्यादा, क्लोज पैकिंग का मतलब पोरोसिटी कम। कितनी पोरोसिटी कम? अगर हम बात करें तो 26% पोरोसिटी है तो क्लोज पैकिंग, 48% पोरोसिटी है तो उसको हम बोलते हैं कैसा? क्लोज पैकिंग। तो यहां पर जो जो सल्फ एसिटामाइड का आंसर होगा ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक जो होता है वो कैसा होता है आपका, किस तरीके का होता है? ओपन कैसा होता है? ओपन पैकिंग टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक यहां पर अगर देखें तो बेरियम सल्फाइड और सल्फ एसिटामाइड एग्जांपल है। क्यूबिक में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, टेट्रागोनल में यूरिया, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, हेक्सागोनल में आइस थाइमोल, मोनोक्लिनिक में सुक्रोज, एफेड्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और ट्राइक्लिनिक में फिनोप्थिलीन और कॉपर सल्फेट होते हैं। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट, सस्पेंशन के केस में सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं केवल एक स्टेटमेंट को छोड़कर। इट कंटेन अ सस्पेंडिंग एजेंट, जी हां बिल्कुल सही है ये। दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव। इट इज अ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, बिल्कुल होती है, पेरेंटल में दे सकते हैं हम। इट इज एन ओरल प्रिपरेशन, ओरली भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें बोला कि इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव। क्यों भैया, क्यों यूज नहीं करोगे प्रिजर्वेटिव? क्या गुनाह किया इसने? ये तो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म सबसे कम अनस्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और लिक्विड कंसिस्टेंसी के होते हैं, जिसके कारण माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत होते हैं। किसके? माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बहुत चांसेस होते हैं। यस, किसके? माइक्रोबियल कंटामिनेशन के। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिपरेशन है आपकी सस्पेंशन प्रिपरेशन है उसमें हम इंक्लूड करना पड़ेगा आपको प्रिजर्वेटिव। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया है तो हमें इसको सही आंसर मानना पड़ेगा अपने लिए। इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव, बी इज द राइट आंसर। देखिए सस्पेंडिंग एजेंट के बिना सस्पेंशन की कल्पना कर ही नहीं सकते। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है, पेरेंटली दे सकते हैं। ओरल प्रिपरेशन है, ओरल रूट से दे सकते हैं। चलिए तो यहां पर देखते हैं, करेक्ट आंसर बी है और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ओके, ये आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बुक जो आपके पढ़ते हो CVS सुब्रमण्यम के 3rd एडिशन के पेज नंबर 414 पर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाउसियस क्लैप्रियन इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप vapor pressure and absolute temperature, rate of vaporization at a definite temperature, rate of vaporization at a definite pressure, vapor pressure and boiling point। GPAT 2016 का क्वेश्चन है, ये आपका स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहां पर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है वेपर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए दोस्तों? वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं आंसर, आंसर ए है और ये इसका देखिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। ये यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर ये वेपर प्रेशर आपको दिख रहा है log P2 अपन P1। ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्रेशर है, डिफरेंट टाइप के प्रेशर है। और ये आपका डेल्टा HV, डेल्टा HV क्या? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। T1 एंड T2 आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और R इज द गैस कांस्टेंट 2.303 आपका एक नंबर है जो कि हम यूज करते हैं जनरल इक्वेशंस में। तो इस इक्वेशन को याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन मिल सकता है। फाइनल इक्वेशन क्या? log P2 अपन P1 इक्वल टू डेल्टा HV T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 डॉट T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन। इनमें से कौन सी मेथड है? कि माइक्रोमेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। माइक्रोमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन ऑफ पिपेट मेथड, बैलेंस मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड और ऑल ऑफ दीज अब। तो यहां पर अगर देखें कि पार्टिकल साइज को अगर सेडिमेंटेशन मेथड से मेजर करना हो तो उसके लिए आप पिपेट मेथड भी यूज कर सकते हो।
बैलेंस मेथड भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोमीटर मेथड भी यूज कर सकते हो। तो इसके हिसाब से इन तीनों मेथड्स को हम यूज करते हैं बच्चों। तो आपने जैसे कि आपने भी आंसर क्या दिया है, डी आंसर दिया है, मेरा भी आंसर आपके साथ है, मेरा भी आंसर क्या डी है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर या सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर जो मेथड बेस्ड होती हैं वो ये तीन मेथड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मॉलिक्यूल्स इन द स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जीपैट 2011 का क्वेश्चन है और ये आपका स्टेट ऑफ मैटर से पूछा गया है। मोबिलिटी इन 3 डायरेक्शन एंड रोटेशन in one axis, mobility in 2 direction and rotation in one axis, mobility in 2 direction and no rotation, mobility in 3 direction and no rotation। तो दोस्तों आपको ये निमेटिक स्मेटिक और निमेटिक दोनों टाइप के आपके क्रिस्टल्स याद रखने पड़ेंगे। ये क्रिस्टल किसके होते हैं, किसके टाइप होते हैं, मीजोफेज होती है, इसको प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला गया है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है स्मेटिक लिक्विड के बारे में। स्मेटिक, निमेटिक और स्मेटिक दो टाइप के होते हैं। तो स्मेटिक जो होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो 2 डायरेक्शनल होती है, ठीक है ना, 2 डायरेक्शनल होती है। और इनका रोटेशन जो होता है 1 एक्सिस पर होता है। इनका रोटेशन किस पर होता है, 1 एक्सिस पर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए ये देख सकते हैं यहां पर निमेटिक और स्मेटिक दो टाइप के, और तीसरा कॉलेस्टेरिक भी होता है। तो निमेटिक में क्या होता है कि ये आपके निमेटिक जो होते हैं तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन रोटेट अबाउट ओनली 1 एक्सिस। ये निमेटिक की खासियत होती है। स्मेटिक की क्या खास बात होती है, ये 2 डायरेक्शनल रोटेशन शो करते हैं और 1 एक्सिस पर रोटेट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो निमेटिक को थ्रेड लाइक, स्मेटिक को सोप लाइक या ग्रीज लाइक बोलते हैं। वहीं कॉलेस्टेरिक जो होता है ये निमेटिक और स्मेटिक का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन कॉलेस्टेरिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है। ये आपका कोर्स डिस्पर्शन से लिया गया क्वेश्चन है, आपके सस्पेंशन इमल्शन कोलॉइड से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए तो कोर्स डिस्पर्शन में पूछते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबल पूछा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो आपके डिस्पर्शन सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आंसर पर जाएंगे। कोर्स इमल्शन, सस्पेंशन, माइक्रो इमल्शन, इमल्शन। दोस्तों यहां पर पूछा है स्टेबल सिस्टम, तो हमें पता है कि इमल्शंस लगभग सभी इमल्शन, ये कोर्स इमल्शन किसको बोला गया है, ये मैक्रो इमल्शन को बोला गया है, जो आपका जनरल इमल्शन होता है। तो ये आपको पता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, और उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। ये हो गया। सस्पेंशन भी आपके क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इमल्शंस, नॉर्मल इमल्शंस के बारे में बात करें, जनरल बात करें, तो ये भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन यहां पर स्पेशल इमल्शन के बारे में बोला गया है। किसके बारे में, कौन सा इमल्शन, माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन स्पेशली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। व्हाई, इन दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फेज एंड इंटरनल फेज के बीच जो इंटरफेशियल टेंशन होती है, कौन सी इंटरफेशियल टेंशन, वो किस लेवल पर होती है, अल्ट्रा लो लेवल पर होती है। किस लेवल पर, अल्ट्रा लो लेवल पर होती है। इस कारण से ये थर्मोडायनेमिकली कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपका अगर बात करें तो आपकी जो इंटरफेशियल टेंशन है एक एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज के बीच में बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है कि ये कैसे अनस्टेबल होते हैं। केवल माइक्रो इमल्शन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि आपका, अगर हम बात करें कि जो आपका इंटरफेशियल टेंशन है वो लो लेवल पर है, इसलिए स्टेबल होता है। और एक खास बात और बता दूं, माइक्रो इमल्शन आपके ट्रांसपेरेंट टाइप के इमल्शन होते हैं। क्यों, ग्लोबल साइज बहुत छोटा होता है इनका। चलिए तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सीवीएस सुब्रमण्यम के पेज नंबर 446 पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपके माइक्रो इमल्शन जो होते हैं वाटर और एम्फीफाइल से मिलकर बने हुए एक सिस्टम होते हैं जो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, आइसोट्रोपिक और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following forces contribute to stability of charge transfer complex? जीपैट 2011 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। रेजोनेंस फोर्स, रेजोनेंस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, रेजोनेंस फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो दोस्तों यहां पर आपका पूछा गया है कि कौन से फोर्स स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है जो आपके
आपके चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को कौन निर्धारित करता है? आपके जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को कौन से फोर्स डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा रेजोनेंस फोर्सेस। चार्ज की बात आती है तो रेजोनेंस फोर्सेस होंगे डेफिनेटली, और साथ ही साथ में आपके लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगे। रेजोनेंस के साथ में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर बी है, जी हाँ, रेजोनेंस एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। चार्ज है तो रेजोनेंस तो होगा। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके उनकी स्टेबिलिटी के लिए लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कोलोइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिपेयर होता है, सॉरी कोलॉइड्स जो प्रिपेयर होता है, चाहे वो किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो, किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो, कंडेंसेशन से, प्रेसिपिटेशन से, किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो, लेकिन प्रिपेयर होने के बाद वो इम्प्योर होता है, उसके बाद साइज रेंज हमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अचीव करना पड़ता है। तो उसके लिए आप सिंपल डायलिसिस मेथड यूज करते हो। कौन सी? सिंपल डायलिसिस मेथड। लेकिन जब इंप्यूरिटी चार्ज वाली होती है, उनके ऊपर चार्ज होता है इंप्यूरिटीज के ऊपर, उस केस में हम इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो यहां पर इलेक्ट्रोडायलिसिस का जो बेसिक पर्पज है वो किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रो आपके कोलोइडल सिस्टम के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। सही बोले बच्चे, बिल्कुल करेक्ट बोले आप। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड के लिए आप इसको यूज करते हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 मेथड है प्यूरिफिकेशन के लिए, डायलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जी हाँ, जीडीसी आपके लिए लेकर आया है 5 मंथ क्रैश कोर्स फॉर जीपैट 2024। 5 महीने में जीपैट क्रैक करिए। ठीक है, देखिए क्रैक करना ये हमारी कोशिश रहेगी, क्रैक करवाना, लेकिन क्रैक करना आपके प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होगी सर जो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं वो उनका क्या होगा फिर अगर 5 महीने में जीपैट क्रैक हो जाता है? तो बेटा ये क्या होता है, सिंपल सा बोले, एक मैराथन रेस जैसा होता है। जीपैट की तैयारी जो रहती है मैराथन रेस की जैसी होती है कि हम कब स्पीड पकड़ेंगे। कुछ लोग पहले स्पीड पकड़कर बाद में स्लो पड़ जाते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले स्लो थे लेकिन अभी स्पीड अप हो गए, तो उनके लिए क्रैश कोर्स है। और जो लोग हमेशा से एक जैसी स्पीड लेकर चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर इन 5 महीनों में अगर अपने आप का अपना संपूर्ण, अपना एक कंप्लीट एक डेडिकेशन के साथ में अगर तैयारी से जुट जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सिलेक्शन होने से रोक ले। कहते हैं ना कि अगर जिस चीज को दिल से चाहो तो कायनात भी उसे आपको मिलाने की कोशिश करती है कि नहीं? तो वही सब बात है कि यदि आपने ठान लिया और ये सोच लिया कि मुझे हर हाल में जीपैट क्रैक करना, ये 5 महीने क्या, मेरे पास अगर 1 महीना भी होता तो मैं क्रैक कर लूंगा, मैंने ठान लिया है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार अगर मान ली है तो गड़बड़ है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है जीतना है तो उसके लिए हमारे पास है आप लोगों की क्रैश कोर्स, जिसको आपको इंडिया की बेस्ट ऑफ द फार्मा फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। आप देख ही सकते हैं, वेल नोन फेसेस हैं, आप जानते हैं, इनसे पढ़ते भी हैं। और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 6000 रुपीज है। इसमें आपको 1000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट, 500 डीपीपीज और साथ ही साथ बहुत सारा ई स्टडी मटेरियल फ्री मिलने वाला है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके पास एंड्रॉइड फोन है उसमें जाना, सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारा जीडीसी क्लासेस ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रॉपर उसको इंस्टॉल करना है, और वहां पर आपको ये बेनिफिट्स, आपके जो क्रैश कोर्स के बेनिफिट्स हैं, आप जैसे ही आप क्रैश कोर्स ओपन करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देर किस बात की, अभी भी समय है शुरू करने का और अपना लक्ष्य प्राप्त करने का। चलिए, तो ये क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है डेफिनेटली, और आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को एक शेप दे सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। सम स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टल्स आर गिवन बिलो, क्रिस्टल्स के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट पी क्या कहता है। द क्रिस्टल लैटिस इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिपीटेटिंग यूनिट सेल कॉल्ड, रिपीटेटिंग यूनिट्स कॉल्ड द यूनिट सेल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है, और ये सेल रिपीटेड मैनर में जुड़ती चली जाती है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पी स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब बाय क्रिस्टल हैबिट। जी हाँ, आउटर अपीयरेंस को क्रिस्टल हैबिट से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि निडल, प्रिज्म, रोजेट। बिल्कुल करेक्ट है, तो क्यू ऑप्शन भी करेक्ट है। पी और क्यू दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है कि आउटर अपीयरेंस मतलब क्रिस्टल हैबिट, जो क्रिस्टल के शेप को बताता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीशीज विद डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है। पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या होता है? कंपाउंड विच इज एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म। और किसके कारण होते हैं वन फॉर्म में? उसकी इंटरनल लैटिस, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस करते जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? आपको डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फ्स आपको मिल सकते हैं। तो ये भी आर भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम एस पर। हाइड्रेट्स आर ऑलवेज मोर सॉल्युबल देन एनहाइड्रस। बस यही गड़बड़ कर दी ना, उल्टा लिख दिया यहां पर बच्चों, उल्टा लिख दिया। आपको पता है कि एनहाइड्रस की सॉल्युबिलिटी हाइड्रस से ज्यादा होती है, यहां पर उल्टा लिखा हुआ, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सिलेक्ट करते हैं। चलिए, पहले ही ऑप्शन मिल गया हमारा। पी क्यू, पहला तो नहीं है, नहीं पहला नहीं है, दूसरा है। पी क्यू आर करेक्ट बट एस इज रॉन्ग। पहला नहीं है, पहला तो गलती मत कर देना, इसी अच्छे से पढ़ना। जो मैंने गलती की वो आप नहीं करना। पी क्यू आर करेक्ट बट एस इज रॉन्ग। चलिए आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो देख सकते हैं आप पूरा डिस्क्रिप्शन आपका पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल हैबिट्स, क्रिस्टल्स के बारे में, तो ये मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता ही दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 262। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 261 कवर किया था, और ये आपका क्वेश्चन था, क्रिस्टल से लिया गया क्वेश्चन था, और इसमें आंसर आपके पी क्यू और आर करेक्ट थे और एस इसमें रॉन्ग था। तो चलिए, तो इसमें यहाँ पर 262 का क्वेश्चन है आपका, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से लिया गया है। दोस्तों इसको देखते हैं जरा, हम चेक करते हैं इसके क्या क्या स्टेटमेंट है। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में बोला गया है कि, अब स्टेटमेंट पी बोल रहे हैं कि क्लोज पैकिंग ऑफ द सेडिमेंटेशन टू फॉर्म अ केक। यस, क्लोज पैकिंग ऑफ द सेडिमेंट टू फॉर्म अ केक। तो यहां पर देखिए, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में आपको पता है कि जब पार्टिकल सेडिमेंट होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, पार्टिकल के सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है कि आपका हार्ड केक फॉर्मेशन की चांसेस होते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग हो जाती है। तो पी ऑप्शन तो एकदम से करेक्ट है। हाई सेडिमेंटेशन रेट, ये बिल्कुल गलत है। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की यही क्वालिटी होती है कि इसके जो सेडिमेंटेशन रेट होती है वो हाई नहीं होती, लो सेडिमेंटेशन रेट होती है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ऑप्शन जो स्टेटमेंट है, रैपिड क्लियरेंस ऑफ सुपरनेटेंट, ये आपका किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है। तो यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर देखेंगे क्यू आर और एस, ये प्रॉपर्टी किसकी? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की। इसकी दोस्तों, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की। और यदि हम यहां पर देखें जो डीफ्लोकुलेटेड के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में, तो यहां पर अगर देखें तो पी ओनली राइट स्टेटमेंट है, तो यहां पर ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर ये तीन प्रॉपर्टी जो दी गई है, अगर हम इसको मैं उसके बेस पर देखूं कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के केस में क्या होगा, तो यहां पर हाई की जगह क्या होना चाहिए? लो सेडिमेंटेशन रेट होता तो सही था। फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म हार्ड केक, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हार्ड केक नहीं बनाता। रैपिड क्लियरेंस ऑफ द सुपरनेटेंट, जी नहीं, यहां पर सुपरनेटेंट कैसा बना रहता है? टर्बिड बना रहता है। नॉट क्लियर नहीं होता, टर्बिड बना रहता है। तो मतलब दोस्तों, यहां पर जो आंसर होने वाला है हमारा बेटा, वो आंसर क्या होने वाला? ए इज द राइट आंसर। चलिए, ये देख सकते हैं आप फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के पॉसिबल जो प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन दोनों के बीच में दिया गया है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलॉइड सिस्टम इज मेजर्ड एज जीटा पोटेंशियल, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, गोल्ड नंबर, या नन ऑफ द अबव। यस, तो यहां पर दोस्तों यदि हम बात करें कि कोलॉइड्स के बारे में बात करें तो टू टाइप्स के कोलॉइड रहते हैं, एक लाइफिलिक कोलॉइड और लाइफोबिक कोलॉइड।
लायोफिलिक कोलॉइड्स होता है वो स्टेबल होता है, और लायोफोबिक कोलॉइड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल। लायोफोबिक हाईली अनस्टेबल होता है, लायोफिलिक स्टेबल होता है। कारण क्या है कि लायोफिलिक कोलॉइड होती है उसके अराउंड एक सॉल्वेंट शीट होती है, इंटरेक्शन अच्छा होता है सॉल्वेंट के साथ में या एक्सटर्नल फेज के साथ में, तो मतलब स्टेबल होगा। लेकिन यदि हम बात करें हम लायोफोबिक कोलॉइड, तो यहां पर किसी टाइप की सॉल्वेंट शीट नहीं होती, और पार्टिकल का जो जो कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर। किसके चार्ज के ऊपर? कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज के ऊपर। तो इसका मतलब है लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इस टाइप के कोलॉइड्स को स्टेबल बनाने के लिए हम कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड यूज करते हैं, और ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन होते हैं? आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। कौन से होते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स, या कह सकते हैं इनको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स जो प्रोटेक्शन कर दें किसी लायोफोबिक कोलॉइड का, उस प्रोटेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिग्मोंडी ने एक नंबर दिया था, उस नंबर का नाम था गोल्ड नंबर। क्या नाम था? गोल्ड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं गोल्ड नंबर की डेफिनेशन, और यहां पर लायोफिलिक कोलॉइड्स के अलग अलग गोल्ड नंबर है। जिलेटिन सबसे बेस्ट लायोफिलिक कोलॉइड है। क्यों? क्योंकि अगर डेफिनेशन उठाकर देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द precipitation of the 10 ml of gold salt on the addition of the 1 ml of 10% sodium chloride। तो यहां पर क्या है, जो आपका 10 ml गोल्ड सोल्ट जो दिया है वो लायोफोबिक कोलॉइड है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किससे प्रेसिपिटेट हो रहा है? सॉल्ट से। किस सॉल्ट से? सोडियम क्लोराइड से। कितनी क्वांटिटी से? 1 ml से। कितना परसेंटेज है? 10%। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको? गोल्ड सोल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मिनिमम नंबर आपको, मिनिमम क्वांटिटी किसकी, आपकी जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे गोल्ड नंबर। तो जिलेटिन में देखिए सबसे कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड, तो मतलब बेस्ट, आपका बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, जीपैट 2012। If the gases is cooled below its critical temperature, less pressure is required to liquefy it. At critical temperature and critical pressure, the liquid will have highest vapor pressure. चलिए इन दोनों स्टेटमेंट को खोजते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर अगर देखें स्टेटमेंट एक्स कहता है इफ द गैस इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर को सोचना होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस का वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कह सकते हैं कोई भी कह सकते हैं गैस या लिक्विड जो भी होता है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और जो आपका, ठीक है ना, वो अगर आपने उसको कूल कर दिया, अगर उस गैस को कूल कर दिया तो उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको लिक्विफाइड करने के लिए कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने पता होगा कि गैसेस को लिक्विफाइड करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाई प्रेशर और दूसरा लो टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर को लो कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्स तो बिल्कुल करेक्ट है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द लिक्विड विल हैव हाईएस्ट वेपर। जी हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाली कंडीशन होती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, मतलब आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ अ सस्पेंशन डिटरमाइंड बाय। स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, फ्रीज था स्टडीज, सेडिमेंटेशन, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप। देखिए दोस्तों यहां पर सेल्फ लाइफ की बात हो रही है। सेल्फ लाइफ मतलब स्टोरेज स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक, तो यहां पर जो अगर सस्पेंशन की सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना है उसके स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगी, और तो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप की स्टडी करनी पड़ती है जो कहीं नहीं यूज करते, हम स्पेशली सस्पेंशन में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रीज थॉ स्टडी। फ्रीज का मतलब होता है लो टेम्परेचर, फ्रीज का मतलब लो टेम्परेचर, था मतलब हाई टेम्परेचर। तो मतलब यहां पर लो और हाई टेम्परेचर के दो ट्रीटमेंट साइकिल में दिए जाते हैं। टेम्परेचर लो कर दिया कुछ समय के लिए, फिर हाई कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, हाई कर दिया। यदि मान लीजिए उसमें सस्पेंशन में किसी टाइप की इनस्टेबिलिटी आती है या क्रिस्टल ग्रोथ होती है, तो मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या है? अनस्टेबल है। तो हम उसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आपका सेल्फ लाइफ
कह सकते हैं कि जो सेल्फ लाइफ को आपको अगर मेजर करना होगा तो उसके लिए आपको फ्रीज था स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी? फ्रीज था स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर सस्पेंशन के इवोल्यूशन के लिए, पार्टिकल साइज के लिए काउंटर काउंटर मेथड या डिफ्रैक्शन मेथड या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जीटा पोटेंशियल के लिए जीटा पोटेंशियल एनालाइजर, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेटिक मींस यूज करते हैं। विस्कोसिटी के लिए ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, कप एंड वॉब विस्कोमीटर, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, पोरेबिलिटी के लिए आप इसको मैनुअली ऑब्जर्व कर सकते हो। फ्लोकुलेटिंग वॉल्यूम को भी आप मेजर कर सकते हो मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। एपीआई के ऐसे करने के लिए आपका जो भी आपकी फार्माकोपिया में जो मेथड दी है उसको फॉलो कर सकते हो। और स्पेशली स्टेबिलिटी स्टडी के लिए बात करें तो उसके लिए फ्रीज था साइकिलिंग आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फ्रीज था साइकिलिंग मेथड को आप क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रीज था साइकिलिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन से लिया गया है क्वेश्चन है, इक्वेशन से लिख के जीपीटी 2015 का क्वेश्चन है। द इक्वेशन दी गई है आपकी, डी नेचुरल लॉग पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वी ए पी। डेल्टा एच वी ए पी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा करेक्ट जो क्या है, किस इक्वेशन को बता रहा है? क्लॉसियस इक्वेशन, कैप्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। तो देखिए दो साइंटिस्ट थे क्लॉसियस और क्लैप्रियन, इन दोनों ने मिलाकर एक इक्वेशन को डेवलप किया था। उस इक्वेशन को नाम दिया था क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना। ये हमारी बुक जीपैट मंत्रा की वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 159 पर ये आपका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग पी इक्वल टू आर टी अपॉन डेल्टा एच वीपी प्लस सी, और इसका दूसरा फॉर्म भी है, और एक क्वेश्चन में मैंने दूसरा फॉर्म और दिखाया था आपको। तो यहां पर आप डेफिनेटली इस इक्वेशन को आप किसके लिए यूज करते हो? वेपर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके हैं, शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने इस इक्वेशन को क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन को यूटिलाइज किया था। तो दोस्तों इसको याद रखना, आपको इक्वेशन का दो फॉर्म ये लिखे हुए हैं और एक फॉर्म ये है, इसको आप तीनों फॉर्म्स को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। P यहां पर प्रेशर है, R इज द गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, C इज कंसंट्रेशन है, और यहां पर डेल्टा H Vp एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्ले टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए डिफरेंट टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किए जाते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप के। आपके जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट में अगर बात करें कि हाइड्रोकोलॉइड्स में आपके सेलुलोजिक डेरिवेटिव, प्रोटीन्स, गम्स, फिर उसके बाद आपके आते हैं सिंथेटिक सरफेस इमल्सिफाइंग एजेंट। तो उसमें सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स आ जाएंगे, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और एम्फोटेरिक। फिर तीसरी कैटेगरी आती है क्लेस, उनको फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसमें वीगम, बेंटोनाइट, हेक्टोराइट, एटापुलगाइट ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो कि मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ज़ैंथिन गम होता है, हाइड्रोफ्लिक कोलॉइड्स होता है, हाइड्रोफ्लिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। कारोपोल सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का डेरिवेटिव होता है। केवल यहां पर ऑप्शन में जो बी ऑप्शन जो दिख रहा है वीगम एक ऐसी गम होती है जो कि गम नहीं होती, याद रखना, ये गम नहीं होती, क्या होती है? क्ले होती है। करेक्ट आंसर बी। देख सकते हैं आप यहां पर डिफरेंट टाइप के इमल्जेंट जो कि आपके इमल्शन बनाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको काफी इंफॉर्मेशन फिजिकल फार्मेसी के बारे में इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी, और आपको डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा फिजिकल फार्मेसी बहुत आसान है और हम इसमें डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। और स्कोर अगर करना है और अच्छा स्कोर करना, अपनी रैंक को सिक्योर करना है, तो क्रैश कोर्स की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप और जुड़ जाइए क्रैश कोर्स से। डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन सा मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? जीपैट 2022 रिसेंट लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। गिव डिफ्रैक्शन बैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑल ऑफ द अबव।
यदि हम देखें क्रिस्टलाइन और अमorphous में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस होते हैं ब्रेग इक्वेशन को फॉलो करते हैं, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, और ब्रेग इक्वेशन जो रहती है एक्स रे डिफ्रैक्शन में यूटिलाइज की जाती है। एक्स रे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, उसमें ब्रेग इक्वेशन का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होंगे वो डिफ्रैक्शन बैंड प्रोवाइड करेंगे, अमorphous नहीं देगा। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप, जी हां बिल्कुल होते हैं तरह तरह के जियोमेट्रिकल शेप, आपने देखा होगा निडल लाइक क्रिस्टल, प्लेट लाइक क्रिस्टल, आपके डेंड्राइटिक लाइक क्रिस्टल, तरह तरह के क्रिस्टल्स आपके अवेलेबल होते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपकी उसके हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेटी स्ट्रक्चर, तो यहां पर बी भी ऑप्शन करेक्ट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि ये एक डिफरेंस होता है अमorphous और क्रिस्टलाइन में। अमorphous और क्रिस्टलाइन में यदि हम बात करें तो अमorphous जो सब्सटेंसेस होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो अमorphous जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनकी मेल्टिंग रेंज होती है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट पर वो क्या होते हैं, आपके लिक्विफाइड हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर होने वाला हमारा वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की और अमorphous सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज। तो आप डेफिनेटटली इस क्वेश्चन से, आप इस डिस्क्रिप्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे कि इस टॉपिक से फिर से क्वेश्चन आने वाला है। जीपैड मंत्रा बुक के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 185 पर ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो देर किस बात की, ऐसी बुक को छोड़िएगा नहीं, स्टॉक लिमिटेड है, आज ही परचेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्पर्स फेज ऑफ एन इमल्शन बाय मोर देन 60% may lead to डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब इंटरनल फेज, मतलब डिसकंटिन्यूअस फेज। जब आप डिसकंटिन्यूअस फेज, इंटरनल फेज या डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज का कंटेंट आप मोर देन 60% से ऊपर ले जाएंगे तो वो इंटरनल फेज ना होके वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फेज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ इमल्शन। मतलब क्या हो जाएगा, ना क्रैकिंग होगा, ना फ्रोथिंग होगा, ना क्रीमिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन। ये एक इमल्शन की प्रॉब्लम है कि जब फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज हो जाता है, इंटरनल फेज का वॉल्यूम मोर देन 60% से ऊपर हो जाता है, तो उस केस में फेज इन्वर्जन के चांसेस होंगे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सी, फेज इन्वर्जन। यस, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। तो आप कॉलिशंस में क्या हो जाता है, पार्टिकल एक दूसरे फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। क्रीमिंग में इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स का मूवमेंट होता है। फ्लोकुलेशन में पार्ट जो आप इंटरनल फेज पास आ जाता है। ब्रेकिंग में आपका इमल्शन पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फेज इन्वर्जन के बारे में बात होती है, तो हम अगर देखें तो इंटरनल फेज जो हमारी होती है मोनोडिस्पर्स होती है। मोनोडिस्पर्स का मतलब कि सभी जो आपके ग्लोब्यूल्स हैं वो सेम साइज के होंगे, और अगर इनका, ठीक है ना, आइडियली अगर हम बात करें, यदि इनका वॉल्यूम मोर देन 74% नहीं होगा तो फेज इन्वर्जन नहीं होगा। 74% से कम है तो फेज इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए 74% से एक्सीड हो गया या टोटल वॉल्यूम का 60% से ऊपर एक्सीड हो जाएगा तो उस केस में फेज इन्वर्जन के चांसेस होंगे। चलिए तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कीजम इंटरेक्शन हैज अ फोर्स ऑफ 0.5 to 1 किलो कैलोरी पर मोल, 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल, 1 to 3 किलो कैलोरी पर मोल, नन ऑफ दीज। जीपैट 2008 का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, फोर्स एक छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर होगा मुश्किल से, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन आए थे जीपैट 2018 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इनकी बॉन्ड एनर्जी याद रखनी पड़ेगी। ये बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है। तो 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है कीजम इंटरेक्शन की। ये वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी काफी कम होती है। चलिए देखते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिफरेंट टाइप के फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हो, डिफरेंट टाइप की बॉन्ड एनर्जी आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो आपका ये एक तरीके से मान के चलिए फोर्सेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका पहला वाला जो फोर्स है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको लंदन फोर्स या डिस्पर्स फोर्स इसके एग्जांपल इसके नाम से जानते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन में कीजम फोर्स या ओरिएंटेशन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और डाइपोल इंटरेक्शन DID, ठीक है ना, DID से याद रखना, DID डेबाय फोर्सेस या इंडक्शन इफेक्ट, इसकी इसकी एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। और जो आपके, ठीक है, जो आपकी कीजम फोर्सेस रहते हैं,
कीजम फोर्सेस रहते हैं उनकी 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल है, यहां पर मैं करेक्ट कर देता हूं 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्राई गम मेथड इज आल्सो नॉन एज, ड्राई गम मेथड को किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर दो मेथड हमने बेसिकली देखी है, कंटिनेंटल मेथड और इंग्लिश मेथड, बोटल मेथड और फॉर्म मेथड। एक्चुअल में ड्राई गम मेथड इज द टाइप ऑफ बोटल मेथड और कॉमन टाइप ऑफ बोटल मेथड एंड कॉमन टाइप ऑफ द पेस्टल मोटर मेथड। तो यहाँ पर पेस्टल मोटर मेथड और बोटल मेथड के दो टाइप होते हैं, कॉन्टिनेंटल और इंग्लिश मेथड। तो हम इंडियंस हैं, इंडियन मतलब एक इंडियन कंटिनेंट बोला जाता है इसको, जो इंडियन कंटिनेंट है सूखा बहुत पड़ता है, ड्राई गम मेथड। और इंग्लिश में बारिश, इंग्लैंड में बारिश बहुत होती है, इंग्लिश मेथड। तो कंटिनेंटल ड्राई गम मेथड और इंग्लिश मेथड वेट गम मेथड। ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड में क्या डिफरेंस होता है? ड्राई गम मेथड में हम क्या करते हैं, जो इमल्सिफायर होता है उसको ऑयल के साथ ट्राइचुरेट करते हैं, फिर देन वाटर ऐड करते हैं। वेट गम मेथड में क्या करते हैं, वाटर और इमल्सिफायर को ट्राइचुरेट करते हैं, देन उसके बाद ऑयल ऐड करते हैं। तो लेकिन यहां पर वो आगे की बात है, लेकिन यहां पर जो दोस्तों आंसर होने वाला हमारा, वो आंसर क्या होने वाला आपका, कौन सा, ड्राई गम कंटिनेंटल मेथड। चलिए तो देख सकते हैं आप यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप दिख रहा है आपको ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड का, ठीक है, ओके। चलिए जो मैंने बताया वही आपका डिस्क्रिप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआईडी, ठीक है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आर आल्सो नोन एज, अभी डिस्क्रिप्शन देखा था जीपैट 2018 का दूसरा क्वेश्चन, लंदन फोर्सेस, कीजम फोर्सेस, डिबाय फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, दुबे जी डीआईडी में गए, डांस इंडिया डांस में गए, दुबे जी डांस इंडिया डांस में गए, दुबे जी डेबाय, ठीक है। तो यहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम डेबाय फोर्सेस के नाम से जानते हैं। चलिए तो यहां पर ये सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिवाई फोर्सेस परमानेंट डाइपोल फोर्सेस रहते हैं, इनको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप के फोर्सेस रहते हैं, ठीक। चलिए तो ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, माइक्रोमेटिक्स का क्वेश्चन है, जीपैट 2018 का एक और क्वेश्चन। द एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय, सबसे सिंपल क्वेश्चन, शायद एक सेकंड ईयर के बच्चे से भी पूछेंगे, शायद उस क्वेश्चन को आंसर सही कर देगा। और आई होप, मुझे पता है आपने फट से आंसर लगा दिया होगा, लेकिन चलिए ऑप्शंस देखते हैं। जल्दी का काम शैतान का, हम शैतान नहीं, हम इंसान हैं, तो इसलिए हमारा काम आराम से चलेगा, समझ के इत्मीनान से। tan थीटा इक्वल टू रेडियस अपॉन हाइट, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस अपॉन हाइट, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस रेडियस अपॉन हाइट, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन रेडियस। तो हमने सुना था कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू h अपॉन r। ये आपने देखा होगा, एंगल ऑफ रिपोज का प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक फिगर बनता है, ये हाइट होती है और ये हाइट ऑफ पाइल और ये रेडियस ऑफ द पाइल बेस, और यहां पर एक थीटा एंगल होता है, ठीक है। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एंगल ऑफ रिपोज से, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन r, हाइट अपॉन रेडियस। मतलब कहने का मतलब है कि ये tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज को बताता है, और एंगल ऑफ रिपोज किसको बताता है, एंगल ऑफ रिपोज किसको बताता है, आपकी फ्लो प्रॉपर्टी को बताता है। किसकी बच्चों, फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यस किसको एक्सप्रेस करता है, फ्लो प्रॉपर्टी को। मतलब एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू जितनी कम होती है, याद रखना बच्चों, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही अच्छी होती है। तो लेस देन 25 डिग्री पर एक्सीलेंट फ्लो माना गया है, और 25 डिग्री से ऊपर जैसे जाते हैं फ्लो आपका इंफीरियर होता चला जाता है। तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन हाइट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन r। चलिए यस, डी इज द राइट आंसर। आप एक पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। ओके अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 274 और गेट 2002 का क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की मेथड है, जो कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो माइक्रोमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें पार्टिकल साइज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कई एक मेथड होती हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन मेथड, सीविंग मेथड और काउंटर काउंटर मेथड, इसके अलावा भी होती है। लेकिन यहां पर पूछा गया बेसिकली कि सेडिमेंटेशन मेथड कौन सी होती है, पिग्नोमीटर नहीं भैया, इससे तो आप
मेजर नहीं करते शायद, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर विस्कोसिटी मेजर करते हैं, फाइबिलिटी से फाइब्रेटर से फाइबिलिटी मेजर करते हैं। तो यहां पर एकमात्र दिया हुआ एंडरसन अपरेटस, सी एंडरसन अपरेटस वह इंस्ट्रूमेंट होता है, वह इक्विपमेंट होता है जो कि किसके लिए, आपके पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं और सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। किसके ऊपर, सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है यहां पर, जो सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू हम इसको पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर स्टोक्स लॉ को अप्लाई करके हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ जो होता है वो बताता है कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, सेडिमेंटेशन रेट, पार्टिकल डायमीटर, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल फेज, इंटरनल फेज और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, इन तीनों के बीच में कोरिलेशन को बताता है। उसके बेस पर आप इजीली यहां पर पार्टिकल साइज है तो उसके बेस पर आप बड़ी आसानी के साथ में क्या निकाल सकते हो, आपका कह सकते हैं कि आप डिटरमाइन कर सकते हो आपका पार्टिकल का साइज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। चलिए तो हम आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के। 25th नंबर का क्वेश्चन है इस लेक्चर का। चलिए देखते हैं। इफ द कार्स इंडेक्स, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने पढ़ी है माइक्रोमैथमेटिक्स उसके लिए बिल्कुल शून्य क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से जीरो क्वेश्चन है। लेकिन शून्य क्वेश्चन ही हमें कई बार पीछे लेकर चले जाते हैं, शून्य क्वेश्चन ही हमें कई बार पीछे लेकर जाते हैं, क्योंकि हम उन पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत आंसर लगा देते हैं। बड़ा ही क्या बोलते हैं, नाचीज क्वेश्चन है। लेकिन इस नाचीज क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको 4 बहुमूल्य नंबर आपको प्रदान करके जाएगा। चलिए, इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ अ पाउडर इज 10% देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज। कार्स इंडेक्स, देखिए फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए बहुत मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड होती है उसमें 3 बेसिक मेथड यूज करते हैं, एक एंगल ऑफ रिपोज, और दूसरा आपका हाउसनर रेशियो, और तीसरा आपका कार्स इंडेक्स। तीनों में कॉमन चीज क्या है, तीनों में कॉमन चीज ये है कि इन तीनों में तीनों की वैल्यू अगर कम होगी तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। तो जो एंगल ऑफ रिपोज को हम डिग्री में मेजर करते हैं, कार्स इंडेक्स को परसेंटेज में करते हैं, और हाउसनर रेशियो को सिंपल नंबर में मेजर करते हैं। तो यहां पर कार्स इंडेक्स के बारे में पूछा गया और कार्स इंडेक्स की वैल्यू 10% है, मतलब कि लोअर लेवल पर है। तो लोअर लेवल पर वैल्यू मतलब हायर लेवल पर फ्लो है। तो पुअर, एक्सीलेंट, वेरी पुअर, गुड। तो क्या होगा यहां पर आंसर, यहां पर आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे बताने से पहले आप लोगों ने सोच लिया था आंसर, फटाफट आंसर दे दिया था, मुझे पता है, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो एक्सीलेंट, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है हाउसनर रेशियो का और उसका कंप्रेसिबिलिटी, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स का, और फ्लो कैरेक्टर का। आप देख सकते हैं कंपैरिजन। अगर आपको कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टैप डेंसिटी माइनस फ्लफ डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज आपका निकला, ये जो आपको इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 276। The ratio of the void volume to the bulk volume of the packaging of the powder is called as GATE 2005। इतने भी सिंपल क्वेश्चन आते थे, सिंपल आपके लिए है क्योंकि आप पढ़ चुके हो, विद्वान बन चुके हो, होशियार बन चुके हो, जीनियस बन चुके हो, इसलिए सिंपल है। फटाफट से देखते हैं ऑप्शंस, फिर आंसर देते हैं। पोरोसिटी, ट्रू डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। पोरोसिटी, ट्रू डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम, वॉइड के बारे में बात हो रही है। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस मतलब पोरोसिटी, ठीक है। लेकिन पोरोसिटी और वॉइड वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। वॉइड पोरोसिटी को अगर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, ये आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपको पोरोसिटी निकलेगी। और पोरोसिटी जो होती है आपकी परसेंटेज में होती है, याद रखना। किस में निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज में। वॉइड वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, ये आपका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml में या फिर सीसी में होगा, ठीक है, वॉइड वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम भी ऐसी कंडीशन में होगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, ये जो आपका पोरोसिटी होगी वो किस में निकलेगी, परसेंटेज में निकलेगी। किस में, परसेंटेज में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वॉइड वॉल्यूम पोरोसिटी में अगर आप दोनों को एक ही चीज में पानिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, वॉइड वॉल्यूम से ही पोरोसिटी, मतलब वॉइड वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है पोरोसिटी। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 276 का करेक्ट आंसर ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला है आपके पास। Which of the following is a dimensionless quantity? GPAT 2016 ट्रू वॉल्यूम, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, पोरोसिटी। ट्रू वॉल्यूम की तो यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, बल्क डेंसिटी की भी यूनिट होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की अगर यूनिट के बारे में बात करें, सीसी हो सकती है, एमएल हो सकती है, या लीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बल्क डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, ठीक है ना, ग्राम पर एमएल हो सकती है, ग्राम पर लीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ट्रू डेंसिटी की भी यूनिट होगी, बल्क डेंसिटी की यूनिट है तो ट्रू डेंसिटी की भी यूनिट होगी। लेकिन अगर पोरोसिटी की बारे में बात करें तो पोरोसिटी को हमने देखा था अभी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम? आपका वॉइड वॉल्यूम। कौन सा? वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर डायमेंशनलेस पूछा है, परसेंटेज नहीं, यूनिट है कि नहीं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मतलब यूनिट लेस प्रॉपर्टी होती है, कोई यूनिट नहीं होती बेचारे के पास। लेकिन बड़ी काम की चीज है, कोई यूनिट नहीं है लेकिन बड़ी काम की चीज है, बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट किसके फॉर्म में? क्वेश्चन के फॉर्म में। रिस्पेक्ट किस फॉर्म में मिलता है? नाइपर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर से, पोरोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर हम जीपैट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो तैयारी लंबा, लक्ष्य हमारा टारगेट लंबा है। ऐसा नहीं कि हम जीपैट तक ही रुकेंगे, हमारी मंजिल तो नाइपर है, लेकिन जीपैट एक पड़ाव है, बीच में आएगा, अच्छे से पार करेंगे, रैंक के साथ पार करेंगे, इज्जत के साथ पार करेंगे, और एक्सीलेंसी के साथ पार करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर डी। तो ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, काफी कुछ आपने पढ़ा है इसके बारे में, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ट्रू वॉल्यूम और पोरोसिटी। ये आपके जीपैट मंत्रा बुक में आपकी है बुक, बेसिकली अगर हमारी नहीं है तो आपकी है, क्योंकि हमने आपके लिए बनाई है। पेज नंबर 97 पर ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए, स्टोक्स फॉर्मूला फॉर द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी v इज गिवन बाय जीपैट 2013। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, स्टोक्स लॉ पूछ लिया गया। स्टोक फार्मूला डी स्क्वायर रो वन माइनस रो टू अपन जी अपन 18 ईसा, डी स्क्वायर रो वन प्लस रो टू जी अपन 18 ईटा, डी स्क्वायर रो वन प्लस रो टू जी अपन 9 ईटा, आर स्क्वायर रो वन माइनस रो टू जी अपन 9 ईटा। चलिए हम देखते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। हमें ऑप्शन नहीं पता, मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी ऑप्शन सही है, अभी नहीं लग रहा, सही तो होगा एक, ठीक है ना। मैं तो अपने में लिख रहा हूं, v इक्वल टू होता है डी स्क्वायर एस टी स्टोक्स डायमीटर रो वन माइनस रो टू जी अपॉन 18 ईटा। और यदि मैं इसको रेडियस के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर रो वन माइनस रो टू जी अपॉन 9 ईटा। क्या कोई ऑप्शन इनमें से मैच कर रहा है? देखिए, आर वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 2r आ रहा है, यहाँ पे r गायब है, तो ये नहीं होगा। प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला ही होता है, तो ये दोनों का। देखिए हमारा ये वाला तो मैच कर रहा है, आप इससे मत घबराइएगा। डी स्क्वायर एस टी मैंने स्टॉक सेडिमेंट, इसको सेडिमेंटेशन डायमीटर के नाम से जानते, वो मैंने क्लियर लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा नहीं लेकिन मैंने लिख दिया। तो देखिए मैच कर रहा है इससे, डेफिनेटली मैच कर रहा है। देखिए रो वन माइनस रो टू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, तो यहां पर डी आपका स्टॉक डायमीटर, रो वन इज द डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज, रो टू इज द डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज, जी इज द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, 18 इज द नंबर, और ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो करेक्ट आंसर ए। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपकी बुक जीपैट मंत्रा वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 284 पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 279 पर आ चुके हैं। हीलियम पिक्नोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन साइज, ट्रू डेंसिटी, सेडिमेंटेशन या फिर सरफेस एरिया। पिक्नोमीटर, तो पिक्नोमीटर का बेसिक जो पर्पज होता है, कोई सा भी पिक्नोमीटर हो, वो डेंसिटी मेजर करने के काम आता है, साइज के नहीं, सेडिमेंटेशन रेट के नहीं, सरफेस एरिया के लिए नहीं। वो किसके लिए दोस्तों? सेडिमेंटेशन की मेजरमेंट में काम आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्रू डेंसिटी के मेजरमेंट में काम आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू डेंसिटी। यस, 279 का आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ट्रू डेंसिटी को गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड या लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेजर करते हैं, ग्रेनुलर डेंसिटी को मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड, और बल्क डेंसिटी को बल्क डेंसिटी ऑपरेटस से मेजर करते हैं। ये पिग्नोमीटर होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 280 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 क्या बोलता है? इन द रोम्बोहेड्रल पैकिंग परसेंट ऑफ पोरोसिटी इज। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जीपैट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें डेफिनेटली हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि देयर विल बी चांसेस ऑफ रिपीटेशन, हमारे आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हमें दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है।
इन द रोमोहेड्रल पैकिंग परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी 26%, 48%, 62% और 84%। तो यहाँ पर 4% आपके सामने दिए गए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पैकेजिंग दो होती है, वो दो तरह की होती है, एक ओपन और दूसरी क्लोज। कौन सी? ओपन पैकिंग और क्लोज पैकिंग। ओपन पैकिंग का मतलब होता है कि हाईएस्ट अमाउंट में पोरोसिटी कितनी? 48%। और क्लोज मतलब लोअर अमाउंट ऑफ पोरोसिटी मतलब 26%। तो यहाँ पर रोमोहेड्रल जो पैकिंग होती है वो आपकी क्लोज टाइप की पैकिंग होती है, मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 26%। तो 48% किसके लिए? एग्जाम्पल क्या होगा? क्यूबिक। किसके लिए होगा? क्यूबिक आंसर होगा। मतलब अगर मान लो क्यूबिक पूछा जाता तो आंसर 48% होता, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? रोम्बो हेड्रल पैकेजिंग। तो यहां पर जो पैकेजिंग होती है वो 26% होती है, मतलब क्लोज टाइप की पैकिंग होती है। तो यहां पर चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ए इज द राइट आंसर। तो आप यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसका, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। क्लोज पैकिंग 26%, रोम्बोहेड्रल पैकिंग, लूज पैकिंग 48%, वेरी क्लोज पैकिंग, वेरी क्लोजली पैकिंग लेस देन 30%, एग्रीगेशन ऑफ फ्लोकुलेशन ग्रेटर देन 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, द टाइप ऑफ पार्टिकल डायमीटर ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवोल्यूशन इज। जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। उस समय दोस्तों इसी पार्टिकल साइज जो पार्ट है आपका माइक्रोमेटिक्स से, उससे दो क्वेश्चन आए थे आपके जीपैट 2017 में। तो दोस्तों यहां पर अगर देखें तो आपके लिए फिजिकल फार्मेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीपैट के लिए, तो आपको दोस्तों यहां पर ध्यान से इस सब्जेक्ट को कवर करना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है प्रोजेक्टेड डायमीटर, दूसरा सरफेस वॉल्यूम डायमीटर, तीसरा वॉल्यूम सरफेस डायमीटर और चौथा स्ट्रोक डायमीटर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी के सभी डायमीटर जो होते हैं आपके यूटिलाइज होते हैं पार्टिकल साइज के मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन यहां पर पूछा गया माइक्रोस्कोपिक में। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए तो तीन टाइप के डायमीटर यूज होते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, फेरेट और मार्टिन। तो यहाँ पे फेरेट मार्टिन है नहीं हमारे पास, क्या दिया हुआ है? ओनली प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं अलग अलग इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में तीन डायमीटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू टेंजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू द सम फिक्स्ड डायरेक्शन। ये दूसरा क्वेश्चन डीपैट 2017 का। फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर और एडेंडसन डायमीटर। तो यहां पर देखिए जो आपके तीनों डायमीटर फेरेट, मार्टिन और प्रोजेक्टेड तीनों डायमीटर क्वेश्चन में दिए गए हैं, लेकिन यहां पर पूछा गया टू टेंजेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल का। आपने एक डायमीटर देखा होगा, मैं भी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा उसको, कि दो टेंजेंट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फेरेट डायमीटर। क्वेश्चन में टू टेंजेंट के बीच की अपोजिट साइड के जो टेंजेंट है उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? फेरेट डायमीटर। यस, फेरेट डायमीटर। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आपके सामने, तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो फेरेट डायमीटर क्वेश्चन में था, तो टू टेंजेंट्स के बीच में, ये आपके टेंजेंट्स देख रहे हैं आप लोग, ये टू टेंजेंट्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फेरेट डायमीटर है। और ये आपका जो बाइसेक्ट दिख रहा है आपको, जो बाइसेक्ट एक पार्टिकल को बाइसेक्ट कर रहा है, उनके बाइसेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम नंबर 2 मतलब मार्टिन डायमीटर से, और नंबर 1 आपका प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, जो स्फीयर, इसको एक स्फीयर के इक्विवेलेंट मान के हम इसको स्फीयर की जो बीच का जो स्फीयर का जो डायमीटर है उसको हम किस नाम से? आपका फेरेट, आपका प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए आई होप ये डायमीटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब जीपैट 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, डाइपोल डाइपोल वीक इंटरेक्शन आर आल्सो कॉल्ड। देखिए दोस्तों ये आपका फोर्स से क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे और फोर्थ से क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक से इन्फ्लुएंस रहता है, तो मैं पुराने टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो सिनोनिम्स के ऊपर से फिर से एक क्वेश्चन है, लंदन फोर्सेस, डिबाइन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्सेस और कीजम फोर्सेस। तो यहाँ पर दोस्तों डाइपोल डाइपोल वीक इंटरेक्शन जो फोर्सेस होते हैं उनका जो सिनोनिम होता है या उनका दूसरा नाम होता है उनको कीजम फोर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कीजम फोर्सेस से। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कीजम फोर्सेस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस जो आपको देख रहे हैं और इनका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ये आपके पास है
हीजम फोर्सेस, ये डेबाय फोर्सेस, ये लंदन फोर्सेस और आपका लास्ट में आपका इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 284, फ्री फ्लोइंग पाउडर शो अ फ्लैटर कॉर्न एंड हैव। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक और जीपैट 2017 का एक और क्वेश्चन जो कि माइक्रोमैग्नेटिक्स से लिया गया था। फ्लैटर कॉर्न बन आपका जो यूजुअली हम देखें जो आपका इस तरीके का कॉर्न बनता है, ठीक, ये हम देखते हैं डायग्राम वगैरह हम देखते हैं, लेकिन ये कॉर्न इस तरीके का ना बन के कॉर्न कुछ इस तरीके का बन जाए, फ्लैट टाइप का हो जाए, इस टाइप का फ्लैट टाइप का। तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज, लार्ज एंगल ऑफ रिपोज, इंटरमीडिएट एंगल ऑफ रिपोज, नन ऑफ दीज। चलिए इसको फ्लो प्रॉपर्टी और पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन के बीच जोड़कर देखते हैं हम यहां पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब पार्टिकल जब फ्लो करता है आपका, तो आपने देखा होगा पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्सेस जितने ज्यादा होते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही वीक होती है। तो फ्लो प्रॉपर्टी पार्टिकल पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन जितना ज्यादा, फ्लो प्रॉपर्टी आपकी उतनी वीक होगी और आपका कोण जो होगा एकदम से शार्प बनेगा, क्योंकि पार्टिकल यहां पर भी पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए आपका कोण एकदम से शार्प टाइप का बना। लेकिन यहां पर यदि पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन कम है तो कोण जो आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका कोण जो बनना चाहिए था, जो पायल जो बनना चाहिए था, वो कॉन शेप का ना बन के फ्लैट हो जाता है, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग वीक है। बॉन्डिंग वीक मतलब है बॉन्ड अगर वीक होंगे, अगर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसे होंगे, वीक होंगे, तो मतलब फ्लो प्रॉपर्टी आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी, फ्लो प्रॉपर्टी आपकी हाई होगी। फ्लो प्रॉपर्टी हाई होगी इसका मतलब है आपका एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, कम होगा। यस, तो आप निकाल लीजिए स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज, लार्जर एंगल ऑफ रिपोज, इंटरमीडिएट एंगल ऑफ रिपोज, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज। मतलब फ्लैट पाइल का बनना किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट पाइल का बनना इंडिकेट कर रहा है बेस्ट फ्लो प्रॉपर्टी को, एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी को। चलिए तो यहां पर आंसर ए लगाते हैं, हम आंसर चेक करते हैं। चलिए आंसर, करेक्ट आंसर ए है और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर फ्लो प्रॉपर्टी को आपको इंप्रूव करना है तो आपको ग्लाइडेंट ऐड करने पड़ेंगे, और ग्लाइडेंट जितने ऑप्टिमम अमाउंट में ऐड करना, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। तो जितने कम एंगल ऑफ रिपोज होगा उतनी एक्सीलेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 285, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसको देखते हैं। इफ मीन वॉल्यूम नंबर डायमीटर ऑफ पाउडर sample is 2.41 micron meter, density is 3 gram per centimeter cube, and the number of particle per gram will be। तो दोस्तों यहां पर आपको माइक्रोमैग्नेटिक्स के फॉर्मूले याद रखने हैं। यहां पर पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल पर ग्राम, तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 6/पाई रो dVn टू दी पावर क्यूब। यहां पर 6 नंबर है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 है, पाई की वैल्यू 3.14, रो की वैल्यू आपकी 3 है, और डीवीएन की वैल्यू आपकी माइक्रोन में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। 2.41 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे यहां पर फॉर्मूला में, 6/3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.41 इंटू 10 टू द पावर -4 टू द पावर 3। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 4.55 इंटू 10 टू द पावर 10। यस, आंसर चेक करते हैं, आंसर सी है। और देखिए इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following instrument is used to determine the surface area and pore structure of pharmaceutical powder? GPAT 2022 माइक्रोमैग्नेटिक्स का एक और क्वेश्चन। तो यहां पर पूछा गया सरफेस एरिया एंड पोर स्ट्रक्चर। तो काउल्टर काउंटर मेथड आपके पार्टिकल साइज या पार्टिकल वॉल्यूम की डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। एंडरसन ऑपरेटस आपके पार्टिकल वॉल्यूम के लिए डिटरमाइन होता है। एंडरसन ऑपरेटर पार्टिकल साइज के लिए डिटरमाइन होता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आपके पार्टिकल साइज के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो बचता हमारे पास क्या है, क्वांटासॉर्ब। क्या बचता है दोस्तों, आंसर क्वांटासॉर्ब। तो सी यहां पर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वांटासॉर्ब। 286 का करेक्ट आंसर क्वांटासॉर्ब। जी हाँ दोस्तों, ये क्वांटासॉर्ब मेथड होती है। क्वांटासॉर्ब मेथड के थ्रू, इस मेथड का नाम बोलते हैं हम
एयर गैस एडजॉर्प्शन मेथड इसका नाम देते हैं। और इसमें क्वांटासॉर्ब इक्विपमेंट की हेल्प से हम सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। किसको? सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पार्टिकल साइज को सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड होती है, एक एडजॉर्प्शन मेथड और दूसरी एयर परमिबिलिटी मेथड। इसके लिए इक्वेशन याद रखिए, एडजॉर्प्शन के लिए बीटी इक्वेशन और एयर परमिबिलिटी के लिए हम पोजल्स इक्वेशन और कोजेनिक-कार्मन इक्वेशन यूज करते हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट एडजॉर्प्शन मेथड के लिए क्वांटासॉर्ब और एयर परमिबिलिटी के लिए फिशर-सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम माइक्रो इमल्शन पर। जीपैट 2012 का क्वेश्चन। These are transparent. Which of the following properties of characteristic of microemulsion? मतलब माइक्रोइमल्शन की कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? चलिए देखते हैं। तो यहां पर दिया हुआ दीज आर ट्रांसपेरेंट ए में, दीज आर ट्रांसपेरेंट बी में, दीज आर नॉन ट्रांसपेरेंट, और डी में दिया दीज आर ट्रांसपेरेंट। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट दिया है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये तो आंसर रॉन्ग हो गया मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शन, ए, बी और डी। चलिए तो यहां पर देखते हैं, यहां पर अब कहानी आगे टिक गई किस पर? ड्रॉपलेट साइज पर। तो हमें याद करना पड़ेगा माइक्रो इमल्शन का ड्रॉपलेट साइज 0.012 0.1 माइक्रोन होता है। किसका साइज? माइक्रो इमल्शन का साइज। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, ऑप्शन ए बोला है ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 माइक्रोन, ड्रॉपलेट साइज लेस देन 10 माइक्रोन, ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो देखिए ना तो ये होगा ना ये होगा, ये जो आंसर है ये ऑप्शन है, देखिए लेस देन 1 से क्या होगा? 0.1 होगा। तो ये जो आंसर आप, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इसकी माइक्रो इमल्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे माइक्रो इमल्शन, ऐसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते हैं जिनका ग्लोबल साइज लेस देन 1 माइक्रोन होता है या 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोन के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, साइज रेंज के बारे में भी दिखाया गया। माइक्रो इमल्शन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलजे हार्ड रूल्स यूज फॉर दी, किसके लिए यूज करते हैं, किसकी स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं? सस्पेंशन के लिए, कोलॉइड के लिए, इमल्शन के लिए, बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों आपने दो, एक हॉफमिस्टर सीरीज रैंक, हॉफमिस्टर सीरीज को देखा होगा और एक सुलजे हार्ड रूल देखा होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट देखते हैं कोलॉइड की स्टेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? कोलॉइड की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 288 का बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। तो हमें पता है सुलजे हार्डे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन पावर होती है। सीक्वेंस आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएलवीओ थ्योरी से लिया गया है। चलिए तो ये जीपैट 2016 का क्वेश्चन है, पूछा गया डीएलवी थ्योरी। ऑप्शन पी, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट पी, डरजागविन, लैंडुई, वर्वे एंड ओवरबीक थ्योरी, मतलब डीएलवी थ्योरी का फुल फॉर्म होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। यूज टू एक्सप्लेन द डबल इलेक्ट्रिक लेयर थ्योरी, बिल्कुल करेक्ट है। सस्पेंशन इमल्शन कोलॉइड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली कोलॉइड के लिए। यूज टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंटमेंट, बिल्कुल नहीं करते। यूज टू एक्सप्लेन द ब्राउनिन मूवमेंट ऑफ द कोलॉइड, बिल्कुल नहीं करते। तो पी और क्यू, पी फुल फॉर्म है डीएलवीओ थ्योरी का, और क्यू जो इसको क्यू में बताया गया कि डीएलवी थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रिक डबल इलेक्ट्रिक डबल थ्योरी को। तो पी और क्यू दोनों ही करेक्ट हैं, बाद बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए तो देखते हैं, यहां पर चेक करते हैं करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। आप देख सकते हैं जीपैट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था डीएलवी थ्योरी का फुल फॉर्म, और इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करते हैं डबल इलेक्ट्रिक लेयर थ्योरी के फॉर्म में। अब आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपको ये बेसिक चीज है, ये आपको स्कूल में भी पता होगा। स्कूल में आप एक सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहां पर जरूर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल। चलिए ऑप्शंस देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल नहीं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ये भी नहीं। सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऑफ फंक्शनल
ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल, ये भी नहीं। बी ऑप्शन में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन। जी हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो प्रेजेंट रहते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन दी गिवन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं वो डिपेंड उस पर डिपेंड करती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंड करती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 290 का करेक्ट आंसर है आपका बी। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, लोअरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 291, एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जीपैट 2018। और अच्छा क्वेश्चन है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सब्सटेंस का बढ़ता है, किसी सॉल्वेंट का इंक्रीज होता है, तो उस केस में पोलरिटी पर क्या इंपैक्ट होता है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज हो सकती है और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी? जी नहीं, यहां पर जो होना चाहिए कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके से मेजर होता है, एक तरीके का इंडेक्स होता है पोलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। जैसे हम वाटर के बारे में देखें, वाटर एक हाईली पोलर सॉल्वेंट है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 78 से 81 के अराउंड होता है, तो मतलब हाईली पोलर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है इसलिए हाईली पोलर है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होने से पोलरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? बी। चलिए तो यहां पर देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ये है आपका, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट मोर द पोलरिटी, ग्लिसरॉल 42.5, वाटर 78.5, मेथनॉल 32.6, एसीटोन 20.7। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका पोलरिटी बढ़ती चली जा रही है, आपका कैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, पोलरिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। चलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस क्लास के साथ में, ये जो क्लास आपका चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर, इस क्लास के साथ में जैसे कि आपको पता भी होगा कि ऑनलाइन टेस्ट भी इसका लिया जाएगा। यस, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है और विजिट करना है बैच में, प्लस का साइन क्लिक करना है और बैच कोड एंटर कर देना है जीडीसी जीपैट 24। तो आपका जीडीसी अचीवर टेस्ट आपको फर्स्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे और ये टेस्ट 29 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। यस, और टेस्ट की टाइमिंग जो होने वाली है आपकी 7 PM से 7 PM तक। मतलब बड़ी अच्छी खबर है, ये तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। ये आप 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं, मतलब 29 को ओपन होगा और 30 नवंबर तक ये आपके लिए ओपन रहेगा शाम के 7 बजे तक। तो ये जो आप इस हफ्ते का जो शेड्यूल आपके लिए दिया गया है, जो आपके महामैराथन जो आपकी क्लासेस जो यूट्यूब पर चल रही, उनका टेस्ट आपको इस डेट में, इस टाइमिंग पर और इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपकी तैयारी किस लेवल पर हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो देर किस बात की, आज से अपनी तैयारी को और इंक्रीज कीजिए, महामैराथन क्लास पढ़िए और टेस्ट अटेंड करिए और जीपैट में एक अच्छी रैंक, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द सीएमसी इज कॉल्ड। सीएमसी मींस क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन, जीपैट 2022 का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, क्राफ्ट पॉइंट, क्लाउड पॉइंट एंड डीसोल्युबलाइजेशन। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर बोला कि सर्फेक्टेंट की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट को इक्वल बोला गया है सीएमसी पर, सीएमसी के इक्वल बोला गया है, सीएमसी पर नहीं, इक्वल बोला गया है कि वह टेम्परेचर बताइए जिस पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इक्वल टू सीएमसी, मतलब वह टेम्परेचर जिस पर आपका माइसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाए,
वह टेम्परेचर जिस पर आपका माइसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो वह कंसंट्रेशन तो सीएमसी होता है, हमें पता है। क्रिटिकल वह कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट का वह कंसंट्रेशन जिस पर आपका माइसेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन नहीं पूछा गया, यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वह टेम्परेचर बताइए कि जिस पर फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में उसे दूसरे तरीके से पूछ लिया। ये एक्चुअल में जो आपका आंसर होगा उसकी डेफिनेशन होती है, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑप्शन ढूंढते हैं। देखिए, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन होता है, ये नहीं होगा। सोलिबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, तो यहां पर बी और सी ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, क्राफ्ट पॉइंट और क्लाउड पॉइंट, क्योंकि यही इंडिकेट कर रहे हैं किसी पॉइंट को। पॉइंट मतलब यहां पर यूजुअली टेम्परेचर को बता रहा है। तो क्राफ्ट पॉइंट, क्राफ्ट से ऐसे याद रख ली, क्राफ्ट मतलब फॉर्मेशन, वह टेम्परेचर जिस पर माइसेल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्राफ्ट पॉइंट। और इस क्राफ्ट पॉइंट पर याद रखिए, इस टेम्परेचर पर आपकी सर्फेक्टेंट की जो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू सीएमसी, सर्फेक्टेंट जब सॉल्युबलाइज होंगे तभी तो आपका माइसेल्स फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी इक्वल टू द क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, तो मतलब इस पॉइंट को क्राफ्ट पॉइंट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा हो क्लाउड पॉइंट क्या होता है? तो क्लाउड पॉइंट मतलब होता है क्लाउडीनेस, बिखराव, वह टेम्परेचर जिस पर आपका माइसेल बिखर जाता है, टूट जाता है, क्लाउडी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउडीनेस आ जाती है, तो उसको क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर दोनों ही है। चलिए, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, ये आपका इंटरफेशियल फिनोमेना से लिया गया दूसरा क्वेश्चन है। द अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस इंटरफेस। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसके साथ में इसका पिक्चर भी बनाता चलूंगा। ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड हो गया, और ये आपका गैस है, और ये इनकी इंटरफेस है। ठीक है। द unequal attractive force acting on the molecule at the surface of liquid gas interface when compared with the molecular forces in the bulk of the liquid is due to। यहां पर क्या होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो बल्क के मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल हो गए। सपोज करिए ये आपके कौन से, आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सरफेस मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं किससे? बल्क मॉलिक्यूल से। बल्क मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल है, या लोअर पार्ट में जो मॉलिक्यूल है, वो बल्क मॉलिक्यूल कहलाते हैं। वो अंदर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहां पर इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि इनएफिशिएंट होते हैं इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में तो किसी टाइप का फोर्स जनरेट कर नहीं सकते, तो इसको कैसे रोकेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल? तो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ पुल होते हैं, जो कि बाद में चल के सरफेस टेंशन कहलाता है, पुल होते हैं। तो यहां पर इंटरफेस पर एक अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होते हैं। तो अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होने का कारण क्या है कि आपके जो अडेसिव फोर्स, यहां पर कायदे से अडेसिव फोर्स लगने चाहिए थे, वो अडेसिव फोर्स लग नहीं रहे हैं। तो अडेसिव फोर्स पुअर टाइप के हैं, जिसके कारण एक काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रहा। यदि मान ली यहां पर अडेसिव फोर्स होते तो एक काउंटर बैलेंस हो जाता है। जो लोअर पुल हो रहा है, जो बल्क में जो पुल हो रहा है, वो काउंटर बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि अडेसिव फोर्स यहाँ पर कैसे हैं? वीक टाइप के हैं। तो यहां पर जो दोस्तों देखिए, अब्सेंस ऑफ एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब्सेंस एकदम से नहीं हो सकता, हम अब्सेंस नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा। लेस एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स। देखिए, कोहेसिव फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बात की जाती है। जैसे सी ऑप्शन देख रहे हैं आप, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डी ऑप्शन लेस कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर जो फोर्सेस जो लग रहे हैं इनके बीच, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहे हैं, वो होते हैं आपके कोहेसिव फोर्स। लेकिन यहां पर एडेसिव फोर्स के बारे में बात हो रही है, अनलाइक फोर्सेस। तो यहां पर अनलाइक फोर्सेस जो हैं, वो उनके कारण आपका, देखिए यहां पर कायदे से क्या होना चाहिए कि जो पुल हो रहा है, ये पुल किसके कारण हो रहा है? आपका कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहा है। तो कोहेसिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां पर प्रॉपर एडेसिव फोर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो एडेसिव फोर्स कैसे हैं? वीक टाइप के। इसलिए आपका अनइक्वल, आपका कह सकते हैं पुलिंग लगेगी, और आपका मॉलिक्यूल अंदर की तरफ पुल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं, बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन का कॉज भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, which of these is not a colligative property? GPAT 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले जो कराया था क्वेश्चन, उसमें बता दिया था। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी एलिवेशन पॉइंट, और ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म।
तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी में क्या कौन कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपका, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों में, ठीक है ना, अगर देखें इसमें देखें इन तीनों में जो कमी आती है, ठीक है, इसमें जो चेंजेस, मतलब अगर हम बात करें बी से आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बी से आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका वी से आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पर इसको याद रखने की ट्रिक है, देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, वी ओ, ठीक है ना, एफ बी, वॉफ बी, वी से वेपर प्रेशर ये लोअर होगा, ओ से ऑस्मोटिक प्रेशर, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट और बी से बॉइलिंग पॉइंट। वॉफ बी से याद रखना, ये भूल जाते हैं हम कभी, वॉफ बी से याद रखना, वॉफ बी इसकी ट्रिक है। वी से आपका वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है, फ्रीजिंग पॉइंट में भी लोअरिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है और नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए आंसर देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? ग्लिसरीन, एथेनॉल, एसीटोन और फिनॉल। देखिए ग्लिसरीन पोलर होता है, इन सब में अगर देखें ग्लिसरीन सबसे ज्यादा पोलर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ग्लिसरीन। चलिए तो ये देखते हैं, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट विच वन इज नॉट अ पोलर सॉल्वेंट? ये भी देखिए सॉल्वेंट से एक और क्वेश्चन, जीपैट 2023 शिफ्ट फर्स्ट। एथेनॉल, मेथेनॉल, हेक्सेन, वाटर। देखिए एथेनॉल पर OH ग्रुप होता है, पोलर होगा। क्या पूछा है, नॉन पोलर, नॉट पूछा गया है। तो मेथेनॉल भी पोलर है, वाटर भी OH ग्रुप है, इसमें पोलर है। लेकिन हेक्सेन कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आप देख सकते हैं यहां पर पोलर सॉल्वेंट की लिस्ट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो हेक्सेन, डाइथाइल ईथर, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके नॉन पोलर में आते हैं। वाटर, एसीटोन, मेथेनॉल, एथेनॉल ये पोलर सॉल्वेंट कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 297। बेस्ड ऑन द डीएलवीओ थ्योरी, ये ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं हम लोग, हालांकि डीएलवी थ्योरी से, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है इससे। जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द डीएलवीओ थ्योरी ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल, which one of the following lead to attractive interaction between two particles? Solvation forces, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, स्टेरिक फोर्सेस। दोस्तों यहां पर दो फोर्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और वंडरवाल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहां पर रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यहां पर पूछा है आपका अट्रैक्शन के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो दोस्तों यहां पर डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, वंडरवाल फोर्सेस। यस, तो आप देख सकते हैं डीएलवी थ्योरी में दो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस में पार्टिकल एक दूसरे पे एग्रीगेट होते हैं, रिपल्सन में एक दूसरे से दूर जाते हैं, और यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को हमें काउंटर बैलेंस करना पड़ता है एक तरीके से। तो वंडरवाल फोर्सेस जो अट्रैक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो रिपल्सन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 298 और गेट 2008 का क्वेश्चन है। द ग्रोथ ऑफ लार्ज पार्टिकल एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ वेरिंग साइज इज टर्म्ड एज इंटरफेशियल फिनोमेना, पार्टीशनिंग, इरोसिव फॉर्मुलेशन और ओस्टवाल्ड रैपिंग। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बेसिकली अगर देखें तो सस्पेंशन से लिया गया है और सस्पेंशन में क्रिस्टल ग्रोथ से लिया गया है। तो यहां पर क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंसेस आ रहा है। तो सस्पेंशन में सॉल्युबिलिटी का क्या काम, चलिए मैं आपको बताता हूं। सस्पेंशन जब प्रिपेयर करते हैं तो हम कुछ पार्टिकल आपके सस्पेंशन साइज रेंज के होते हैं 0.5 से 5 माइक्रोन, और कुछ जब ट्राइचुरेशन या हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं तो कुछ पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो सोलिबलाइज हो जाते हैं। एक तरीके से पार्टिकल साइज बहुत छोटा होने के कारण क्या होते हैं, सोलिबलाइज फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, फ्रीज था साइक्लिंग होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, तो ये डिसॉल्व पार्टिकल इनडिसॉल्व स्टेट में आ जाते हैं। तो वही बोल रहा है डिफरेंस इन दी सॉल्युबिलिटी,
ठीक है, इनडिसॉल्व स्टेट में आ जाते हैं और इनडिसॉल्व स्टेट में आने के बाद ये लार्जर पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ बोलते हैं, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम ओस्टवाल्ड राइपनिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओस्टवाल्ड राइपनिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओस्टवाल्ड राइपनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो आंसर हो गया डी। चेक करते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299 जीपेट 2012 का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग बीईटी अप्रोचेस यूटिलाइज ऑर्गन गैस फॉर द एडजॉर्प्शन। फुल फॉर्म ऑफ बीईटी इज ब्रूनर इमेट टेलर। जी हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पी में संदेह है, थोड़ा सा डाउट है। क्यों? यहां पर गैस ऑर्गन की बजाय नाइट्रोजन यूज करते हैं, ऑर्गन की बजाय हम यहां पर नाइट्रोजन यूज करते हैं, इसलिए पी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्यू करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, क्यू इज करेक्ट, पी इज इनकरेक्ट, तो मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। यस, चेक करते हैं, सी इज द राइट आंसर। तो ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले भी देखा था, देखिए यहां पर नाइट्रोजन गैस को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए, इस लेक्चर का कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन, लेकिन महामैराथन सीरीज तो अभी बहुत लंबी है। 300वां क्वेश्चन। चलिए, ट्रिपल सेंचुरी पर आ चुके हैं हम लोग महामैराथन सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट? ट्राई ए नॉन इमल्सिफाइंग, देखिए याद रखना, क्या क्या पूछा? नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग, नॉन आयनिक। ट्राई एथोनामिन ओलिएट, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, एन सिटाइल एन एथाइल मॉर्फोलिनियम इथोसल्फेट, और डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सिनेट। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर पॉलीऑक्सी इथाइलिन जब वर्ड आ जाता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती है, किसके बारे में बोल रहा है? ट्विन के बारे में बोल रहा है। और ट्विन जो होता है, देखिए, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, तो ये अगर देखें तो ये ट्विन 80 का नाम है, ठीक है ना? मोनोओलिएट, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन मोलिएट, ट्विन 80 का नाम है, ठीक है? किसका नाम है? ट्विन 80 का। तो यहां पर ये ट्विन के नाम, ट्विन 80 का केमिकल नाम है, और ट्विन 80 जो होते हैं नॉन आयनिक एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए, बी इज द राइट आंसर, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ट्राई इथोनामिन ओलिएट एनायनिक नेचर का होता है, एन सिटाइल एन इथाइल मॉर्फोलिन इथोसल्फेट कैटायनिक नेचर का होता है, और सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट जो आपका, और पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट आपके एनायनिक नेचर के होते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। महामैराथन सीरीज, महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो एक्सप्लेनेशन, ऑल एमसीक्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ई पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है हमारी जीडीसी जो क्लासेस ऐप है उस पर अवेलेबल है। और इसका ऑफर प्राइस, ठीक है, इसका ऑफर प्राइस मात्र 99 रुपए, 99 रुपीज, बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर, आपकी एक पिज्जा की कीमत से भी कम प्राइस है, ओनली 99 रुपए। तो ये महामैराथन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है। इसको स्कैन करने के बाद आप आराम से इसको जुड़ सकते हैं। इसमें आपके सभी एमसीक्यूज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ ई पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट 10,000 एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो ये आपके जीपेट 2024 की प्रिपरेशन को एक नया आयाम, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। डेफिनेटली अगर जिसने मन लगाकर इस मैराथन टेस्ट सीरीज में, मैराथन नहीं बोलूंगा, महामैराथन टेस्ट सीरीज में अगर मन लगा के, महामैराथन यूट्यूब क्लासेस में मन लगाकर अगर पढ़ाई कर लिया, तो उसका जीपेट होने से कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो थ्योरी के लिए आप लोगों के लिए बड़ा ही एक अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर थ्योरी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइसेस में हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो देर किस बात की, इन सब का फायदा उठाइए और मौका हाथ से नहीं जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ, और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और
पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।